CH-141 जायंट शैडो स्पाइक्स आरव के ठीक बगल से एक पंजा निकला और अगले ही पल वो पंजा बीस्ट केज के आखिरी छोर तक जा पहुंचा। बदकिस्मती से उसका काला पेंडेंट किसी चीज से टकरा गया और उसका खास ओरा चारों तरफ फैलने लगा। ये रोशनी की तरह फैल रहा था और इसमें पानी की हल्की हल्की बूंदें थी। इससे वहां मौजूद लोगों का दिमाग एकदम शांत हो रहा था और वो बहुत आरामदायक महसूस करने लगे थे। संजीवनी झील का पानी, ये तो सच में संजीवनी झील का पानी है। सीड की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो सच में आरव के पास ही संजीवनी झील का पानी था और उसने इसे इतना संभाल कर भी रखा था और इसीलिए तो उसकी शक्ति भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो इस यूनिवर्सिटी के किसी कंपटीशन में सारे स्टूडेंट्स से जीत गया था। अब मैं समझा कि ये पूरे संजीवनी झील का पानी अकेले ही इस्तेमाल कर रहा था। सीड ने मन ही मन सोचा। अचानक उसे बहुत गुस्सा आया और वो बोला, जल्दी करो, मारो इसे और इसका पेंडेंट भी छीन लो। सीड को याद था कि कैसे उसने 10 साल तक खुद को संजीवनी भूमि में छिपा कर रखा था। इसकी एक वजह तो ये थी कि वो वहां शैतान नगरी के लोगों का जासूस बनकर रह रहा था और दूसरी वजह ये थी कि वो संजीवनी झील का पानी चुराने वाला था। उसके बॉस ने उससे कहा भी था कि उन्हें इस संजीवनी झील के पानी की जरूरत सिर्फ एक खास सेरेमनी के लिए थी। उन्हें इसके कल्टीवेशन इफेक्ट से कोई मतलब नहीं था। अगर सीड संजीवनी झील का पानी चुरा लेता तो वो सेरेमनी खत्म होने के बाद उसका ही होता। सीड का सपना तो संजीवनी झील के पानी की मदद से कल्टीवेशन करके बहुत आगे निकलने का था, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक जला हुआ चेहरा और दर्द मिला। लेकिन आज संजीवनी झील का पानी देखकर सीड की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। उसने तुरंत अपने बॉस मंत्री को फोन किया। सर, यहाँ असली संजीवनी झील का पानी है। ये इस लड़के के पेंडेंट में है। अगर हेड को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत खुश होंगे। तो फिर जल्दी जाओ, उसे चुराओ और निकलो वहां से, मंत्री ने कहा। उसे लग रहा था कि कहीं यूनिवर्सिटी में भी तो मैजिक कोर्ट के लोग नहीं पहुंच गए थे, इसलिए उसने सीड के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। सीड को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी। उसे तो बस संजीवनी झील का पानी दिख रहा था और सीड की वजह से ही उस मंत्री को भी रुकना पड़ा था। चेलो और सेनापतियों को उनके बॉस यानी बादशाह की लोकेशन का कुछ पता नहीं होता था। सिर्फ मंत्री और कुछ खास लोग ही बादशाह से कांटेक्ट कर पाते थे। बाकी किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। इस वक्त ऐसा कहा जा सकता था कि सीड, अंकित और प्रवीण की पहचान सबके सामने आ चुकी थी। अब अगर वो अपने मंत्री की बात नहीं मानते तो मैजिक कोर्ट से पकड़े जाते और फिर उन्हें जादू नगरी के जेल में कैद कर दिया जाता। इसके बाद अगर उन्हें संजीवनी झील का पानी मिल भी जाता तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। उस मंत्री के पास सीड और उसके चेलों का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैजिक कोर्ट सारे मंत्रियों पर सख्त नजर रखे हुए था। इसका मतलब सिर्फ सेनापति और चेले ही अब मिशन पर जा सकते थे और जैसे ही उनका मिशन पूरा होता, मंत्री चुराई हुई चीजों को लेकर फुर हो जाते थे, ताकि अगर सेनापति और चेले मैजिक कोर्ट के हाथ लग भी जाए तो उनकी चीजें उनके पास ही रहें। आरव सच में बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था, लेकिन आरव को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं थी। इतना ही नहीं, बल्कि जब से सीड ने आरव के पेंडेंट से संजीवनी झील का ओरा बाहर निकलते हुए देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। इस दुनिया में कई ऐसे खजाने हैं जिनकी शक्ति संजीवनी झील से कम नहीं है, तो फिर ये शैतान नगरी के लोग संजीवनी झील के पानी के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि संजीवनी झील की कोई और भी खासियत है? आरव को याद था कि उसे अनन्या ने बताया था कि संजीवनी एक रक्षकों का शहर था। इसे संजीवनी झील की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब वहां कोई 2000 साल पुराना प्राचीन राज जरूर छुपा हुआ है, आरव ने मन ही मन सोचा। गिर शापित शैतान के अचानक गुर्राने से आरव अपने ख्यालों से बाहर आया। तुम शैतान, मैंने 1 मिनट को अपना फोन क्या उठा लिया? तुमने तो ये समझ लिया कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, आरव ने कहा। केज से बाहर निकलने के लिए वो भले ही अपनी शैडो स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन बीस्ट कैच के अंदर तो वो शैडो स्पेल का इस्तेमाल कर ही सकता था। उसने अब तक शैडो स्पेल्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो सीड को अपनी सारी शक्तियां नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब उसे भरोसा था कि सीड यहां से बचकर नहीं निकल पाएगा और इसलिए आरव को अपनी शक्तियां छिपाने की अब कोई जरूरत नहीं थी। शापित शैतानी लाश इंसानों की भाषा समझ सकते थे, इसलिए आरव की बात सुनते ही वो जोर से गुर्राई, मानो जैसे कहना चाह रही हो, पिद्दी लड़के, इतना पिटने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर चिल्ला रहे हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अचानक वो शैतानी लाश जहाँ खड़ी थी वहां से गायब हो गई और बार बार अपनी जगहें बदलने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आरव की लाइटनिंग स्ट्राइक और फायर बर्स्ट से भी वो बच निकली थी। अचानक उसने फिर से अपने एक पंजे से आरव पर हमला किया।
लेकिन इस बार उसने ये हमला आरव के ऊपर से किया ताकि उसके लगते ही आरव के दो टुकड़े हो जाएं। उधर सीड सीढ़ियों के सबसे ऊपर खड़ा हुआ था और वहां की धुंध में उसने देखा कि आरव की परछाई धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। ये देखकर सीड के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। पहले वो आराम से आरव को तड़पाना चाहता था, दर्द देना चाहता था, लेकिन अब वो बस वहां से जल्दी निकलना चाहता था। इसलिए सीड ने और टाइम बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वो बस संजीवनी झील का पानी लेकर वहां से निकलना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि सीड पूरी तरह खुश हो पाता, उसे एहसास हुआ कि आरव की परछाई दूसरी जगह थी। धुंध की वजह से वो ये नहीं देख पाया था कि आरव उस शैतानी लाश के जानलेवा पंजे से कैसे बच गया था। आरव को जिंदा देखकर सीड का दिमाग खराब हो गया था। बॉस, निशाचर जाल अब हटने लगा है, अंकित ने हड़बड़ी में आकर सीड को बताया। सीड ने जब ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि आसमान में जो काला अंधेरा छाया था वो अब धीरे धीरे हट रहा था। आसमान के घने काले बादल और शहर की बिल्डिंग की रोशनी उसे हल्के हल्के दिखने लगे थे। चारों तरफ ये धुंध अब गायब हो गई थी और वो उस विशाल बीस्ट केज को साफ साफ देख पा रहा था। बिल्डिंग के बाहर जो भूल भुलैया थी वो भी अब गायब हो गई थी और सीड सीधा उस फाउंटेन और उसके चारों तरफ बने स्टैचू को देख पा रहा था। अब सीड के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अब जब निशाचर जाल हट गया था तो उनकी पहचान कभी भी सबके सामने आ सकती थी। सीड को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से कोई डर नहीं था, उन्हें तो वो आसानी से संभाल सकता था। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के टीचर्स उसे पकड़ लेते तो उसे जेल जाना पड़ता। तुम दोनों अंदर जाओ और कुछ भी हो जाए, निशाचर जाल के पूरे तरह हटने से पहले उस काले पेंडेंट को लेकर ही आना, सीड ने अंकित और प्रवीण को ऑर्डर दिया। लेकिन बॉस, ऐसे तो सबको हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सीड उन दोनों को गुस्से से घूरने लगा। इसके बाद उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा और मौका देखकर एक छोटे लोहे के दरवाजे से बीस्ट केज के अंदर चले गए, जहां आरव अब भी उस शापित शैतानी लाश से लड़ रहा था। वो दोनों इस बीस्ट केज में पहले भी आ चुके थे, इसलिए इसके अंदर आने के सारे पैतरे उन्हें पता थे। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी अक्ल है तो वो संजीवनी झील का पानी हमें दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, अंकित ने गुस्से में कहा। आरव ने मुड़कर देखा तो अंकित और प्रवीण उस बीस्ट केज के अंदर आ गए थे और उसे गुस्से से घूर रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी के अच्छे स्टूडेंट्स बनने की जगह अपनी जिंदगी शैतान नगरी के लोगों को बेच दी थी। उन्हें इंसानों की जिंदगी से ज्यादा गुलामों की जिंदगी पसंद थी। आरव ने अब तक अपनी कुछ शक्तियां इसलिए छुपा कर रखी थी ताकि वो किसी तरह सीड को बीस्ट केज में आने के लिए मजबूर कर सके। बीस्ट केज में एक खास मैजिक बैरियर था, जिसके चलते आरव अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके बाहर नहीं जा पा रहा था और इसलिए अगर उसे सीड को मारना था तो उसके लिए सीड को बीस्ट केज के अंदर लाना जरूरी था। किसने सोचा था कि सीड इतना चालाक होगा कि खुद अंदर आकर आरव का सामना करने के बजाय अपने चेलों को अंदर भेज देगा। अब आरव के पास अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब आरव उस शापित शैतानी लाश से अच्छी खासी दूरी पर आ चुका था और बीस्ट केज के ठीक बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी से घना शैडो ओरा निकलने लगा। वैसे तो निशाचर जाल पूरी तरह से हट गया था, लेकिन आरव अब भी चारों तरफ शैडो एलिमेंट का ओरा महसूस कर पा रहा था। देखते ही देखते आरव के पैरों के नीचे एक रहस्यमय और धुंधली स्टार एटलेस बनने लगी। आरव के सीने से खून बहकर उसके कपड़ों पर गिर रहा था। जैसे ही इस खून की एक बूंद उस रहस्यमय स्टार एटलेस पर गिरी, वो चारों तरफ फैल गई और आरव की स्टार एटलेस चमकने लगी। आरव के सीने पर एक बहुत गहरा जख्म था। उसकी पूरी शर्ट खून से सन गई थी और अचानक इसमें से एक शैडो स्पाइक निकलकर बाहर आने लगा। आरव का ये स्पाइक उसके पहले वाले शैडो स्पाइक से अलग था। ये एक तलवार की तरह दिख रहा था और इसमें एक ब्लैक ओरा था जो इससे लिपटा हुआ था। जहां निशाचर जाल के नीचे सारे एलिमेंट्स की शक्ति घट जाती थी, वहीं शैडो एलिमेंट की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती थी। इसके साथ ही साथ एक शैडो बीस्ट और शैडो मैजिशियंस की भी शक्ति बढ़ जाती थी। जाओ, हमला करो, आरव के शैडो स्पाइक ने उसका इशारा फॉलो किया और हवा में गायब हो गया। अंकित और प्रवीण ये देखकर दंग रह गए थे। शैडो मैजिशियन, ये कैसे हो सकता है? वहीं बीस्ट केज के बाहर खड़ा सीड गुस्से से तमतमा रहा था। शैडो एलिमेंट, इस कुत्ते के पास शैडो एलिमेंट भी है, इसलिए निशाचर जाल में इसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी। फायर, लाइटनिंग, समनिंग और अब शैडो एलिमेंट। इसके पास सिर्फ डुअल एलिमेंट की शक्ति नहीं है, बल्कि ये जितनी बार भी अपने एलिमेंट अवेकन करता है, इसे एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट मिलते हैं, सीड ने मन ही मन कहा। वो आरव से अपने चेहरे की वजह से नहीं चिढ़ता था, बल्कि उसे आरव के डुअल एलिमेंट से जलन होती थी। लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आरव के पास डुअल एलिमेंट से भी बड़ी शक्ति होगी।
अगर आरव को प्राइमरी रैंक पर डुअल एलिमेंट मिले थे और इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचकर ये 4 हो गए थे, तो इसका मतलब तो यही था कि एडवांस रैंक पर पहुंचकर उसके पास 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। आरव को 4 एलिमेंट्स का राज जानने के बाद सीड उसे जल्द से जल्द मारना चाहता था। मार दो इसे अभी के अभी, सीड जोर से चिल्लाया। उसके अंदर की आग अब भड़कने लगी थी। सीड की आवाज सुनकर अंकित और प्रवीण अपने ख्यालों से बाहर आए। आरव के डुअल एलिमेंट्स के बारे में सुनकर तो वो पहले से ही बहुत हैरान थे, और अब जब उन्हें पता चला कि आरव के पास 4 एलिमेंट्स थे, तो उनके तो तोते ही उड़ गए थे। शापित शैतानी लाश अपने मालिक का गुस्सा महसूस कर पा रही थी। तभी वो अपनी पूरी शक्ति से आरव की तरफ हमला करने के लिए बढ़ी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। आधे सेकंड में ही उसने 50 मीटर का रास्ता तय कर लिया था। आरव ने शैतानी लाश की आंखों में देखा। इस बार वो उसके हमले से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो वो सोच रहा हो, आओ मुझ पर हमला करो, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। आरव ने अपने हाथ को हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में अदृश्य धागा बंधा हुआ था और जैसे वो उससे किसी चीज को खींचने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ और नहीं बल्कि आरव का जायंट शैडो स्पाइक था। उसके गायब होने का मतलब ये नहीं था कि वो वहां से चला गया था, बल्कि ये था कि वो आरव की कमान का इंतजार कर रहा था और आरव उस शापित शैतानी लाश की परछाई बनने का। कुछ ही पलों में आरव का जायंट शैडो स्पाइक बिना आवाज किए सामने आ गया। इतनी देर तक निशाचर जाल के वहां मौजूद होने के कारण वो और शक्तिशाली हो गया था, इसलिए एक तलवार से 6 तलवारों में बदल गया था। पहली शैडो स्पाइक तलवार सीधा शापित शैतानी लाश के पैर में जाकर लगी थी। वो शैतानी लाश तेजी से आरव की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही उसके बाएं पैर पर यह तलवार लगी, तो वो अचानक रुक गई। इसके बाद दूसरी शैडो स्पाइक तलवार आई और सीधा उसके दिमाग में जाकर लग गई। इसके बाद तो तलवारें आती गईं और उसके दोनों हाथों पर, पेट पर और दाएं पैर पर भी लग गईं। आमतौर पर जब आरव जायंट शैडो स्पाइक का इस्तेमाल करता था, तो वो सिर्फ अपने दुश्मन को एक जगह पर रोक पाता था और उस जगह पर रहकर उसका दुश्मन हिल सकता था। लेकिन इस बार जायंट शैडो स्पाइक निशाचर जाल के कारण और शक्तिशाली हो गया था और 6 शैडो स्पाइक तलवारों में बंध गया था। हर एक शैडो स्पाइक तलवार ने जाकर दुश्मन के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया था, जिसके कारण वो शैतानी शापित लाश एक स्टैच्यू की तरह अपनी जगह खड़ी हो गई थी। एक पल भी नहीं बीता और वो शैतानी लाश दर्द के मारे चीखने लगी। शैडो स्पाइक की डार्क एनर्जी ने खुद को उस शैतानी लाश के चारों तरफ लपेट लिया था और अब शैडो और धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा था। आरव ने इससे सिर्फ उस शैतानी लाश के शरीर को नहीं रोका था, बल्कि उसकी आत्मा पर भी हमला किया था। ये शैडो एनर्जी बहुत अजीब थी। वैसे तो आरव का शैडो स्पाइक सिर्फ उनकी बॉडी को रोक पाता था, लेकिन निशाचर जाल के नीचे इस शैडो स्पाइक की शक्ति बढ़ गई थी और इसने सीधा उस शैतानी लाश की आत्मा पर हमला किया था। उसकी आत्मा शापित थी, जिस वजह से इस हमले के कारण उसे इतना दर्द हो रहा था। जब किसी शापित शैतानी लाश की आत्मा पर हमला होता था, तो उसकी पूरी कॉम्बैट पावर खत्म हो जाती थी। हमला करना तो दूर की बात, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। आरव ने अपनी सबसे बड़ी परेशानी से निपट लिया था। अब आरव की नजर उन 2 धोखेबाजों पर पड़ी, अंकित और प्रवीण।